निवास से तकलीफ होने लगी तो यही मुसलमानों ने लेकिन फिर मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी या ट्रस्ट की कोई भी पर्सनल गलती नहीं है। तो उस वक्त भी हमारे जलगांव शहर के मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब ने हुक्म दिया कि फारूक भाई आप इमामों के लिए कुछ ना कुछ करो, आप पर्सनल लेवल पे करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोविड के 2 साल में भी पूरे मस्जिद के शहर के इमामों को एक 2000 रुपये और मौदन को 1000 रुपये ऐसे दोनों साल अपनी खास जेब से दिया। और आज भी अलहाज अब्दुल गफ़ार मलिक साहब नहीं भी रहे तो उनके जो भाई है अब्दुल वहाब मलिक साहब, ये जो सदर है, ये भी फुल सपोर्ट हमको यहाँ करते हैं। कुछ बातों में कुछ चीज़ों में मेरे भी कुछ हमारे जलगांव के बड़े लोगों के साथ इतने डिस्प्यूट इख्तलाफात चल रहे हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कोशिश को कामयाब करे, क्योंकि हमारे इख्तलाफात का फ़ायदा हमारे दूसरे गैर भाई लेने की पूरी कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हाफिज़ अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से। आज हमारे जलगांव शहर की एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्हें मैं इनकलाबी शख्सियत कहता हूँ, और आप वीडियो में देखकर समझ रहे होंगे कि मेरे साथ बैठे हुए, मैं ख़ुद उनके घर पर बैठा हूँ, जनाब फ़ारूक शेख साहब, जो जलगांव ज़िला मनियार बिरादरी के सदर है और ईदगाह के जनरल सेक्रेटरी है। ऐसे ही जनाब फ़ारूक शेख साहब जलगांव के मुसलमानों का एक कीमती सरमाया है। चाहे कोई भी मसला हो, निवेदन देना हो, धरना आंदोलन करना हो, सबसे ज़्यादा आगे अगर कोई शख्सियत होती है तो वो फ़ारूक शेख साहब। हमारे जलगांव में सबसे बड़ा धरना आंदोलन हमने एनआरसी और CAA के वक्तों में दिए थे, जिसकी कमान जनाब फ़ारूक शेख साहब के हाथों में थी। लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। और ऐसे ही कोई भी मसला पेश हो, ज़्यादा बातें करना, बोलना, ये उनका काम नहीं। वो अपने कलम से एक हौसला मुसलमानों को दिलाते, हिम्मत देते हैं। और आज भी जलगांव के मुसलमानों का ये मानना है, ये कहना है कहीं ना कहीं कि जनाब फ़ारूक शेख साहब जलगांव के मुसलमानों के लिए बड़ी नेमत है, बड़ा कीमती सरमाया है। इसलिए मैंने आज इनको इनकलाबी शख्सियत के नाम से जो है तो ख़िताब किया। तो आज जनाब फ़ारूक शेख साहब से हम उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में और उनके काम के बारे में एक मुख्तसर बात इंशाल्लाह करेंगे। इस वीडियो में आप बने रहे, और जो सवालात फ़ारूक शेख साहब से हम लोग करेंगे वो फ़ारूक शेख साहब उसके जवाब देंगे। आप भी सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये कि फ़ारूक शेख साहब के काम हम लोग देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये इस काबिल बने कैसे। तो मेरा शेख साहब सबसे पहले ही सवाल है कि आपकी पैदाइश, आपका वतन और इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ पर हासिल की? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हिदायत दे कि आपका इंटरव्यू मैं सही दूँ, किसी तरह की उसमें झूठ का सहारा ना लूँ। पहला सवाल आपका कि मैं 10 अप्रैल 1962 को जलगांव में ही पैदा हुआ। हमारे वालिद एक पुलिस कांस्टेबल थे जो कि ब्रिटिश कालीन 1940 में भर्ती हुए थे और 1980 में वो रिटायर हुए। जलगांव में पैदा हुआ, 5 भाई 3 बहनें थे हम। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से लेके तो कॉलेज का पूरा एजुकेशन जलगांव में हुआ। पहली से चौथी तक नगर पालिका की मराठी स्कूल में हुआ 5 नंबर की, 6ठी 7वीं नूतन मराठा हाई स्कूल में हुआ, 8वीं से 10वीं महाराणा प्रताप हाई स्कूल में हुआ, और फिर 11वीं से लेकर तो MCOM तक ये पूरी पढ़ाई मैंने MJ कॉलेज जलगांव से हासिल की। और अल्हम्दुलिल्लाह 1985 में जब मैं MCOM हुआ, उसी पीरियड में मुझे एज ए स्पोर्ट्स कोटा पे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल, यानी जिसको आज हम ST कहते हैं, उसमें मुझे जॉब मिला। स्टार्टिंग जॉब मुझे क्लर्क का मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MPSC के 2 एग्ज़ाम पास हुआ था। 84 में भी पास हुआ था PSI के एग्ज़ामिनेशन, लेकिन घर वालों ने वहाँ नहीं जाने दिया। और 85 में जब मैं एग्ज़ाम पास हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट में सिक्योरिटी एंड विजिलेंस ऑफिसर करके 1985 से तो 1994 तक अपनी खिदमत देते रहा। और फिर कुछ घर की वजह से और कुछ दोस्तों की और
जहाँ मैंने अपने 27 साल ज़िंदगी के नौकरी की जैन इरिगेशन में, वहाँ के मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप जलगांव आ जाओ, हमको गवर्नमेंट लाइसेंसिंग ऑफिसर की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1994 से तो आज 2021 तक के यहाँ की इंटरनेशनल कंपनी जैन इरिगेशन में अपनी खिदमत देते रहा, और 2020 से मैं अपनी उम्र के 60 साल कंप्लीट होने के बाद वहाँ से रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा, तो जैन में जो आपकी खिदमत थी, जो काम थी, वो क्या थे मतलब आप? मेरे तरफ टोटल गवर्नमेंट लाइसेंसिंग था, मेरे तरफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जैन स्पोर्ट्स एकेडमी का काम था, मेरे तरफ लाइसेंसिंग ऑफिसर का काम था, मेरे तरफ पब्लिक रिलेशन का काम था, मेरे तरफ लीगल एडवाइज़र का काम था। ऐसे बहुत से 12 पोर्टफोलियो मैंने जैन इरिगेशन सिस्टम में किया हूँ, और उन्होंने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी से लेके हर चीज़ मुहैया कराई थी, ताकि मैं, क्योंकि हमारे जो भंवरलाल जी जैन थे हमारे, जिसको हम बड़े बहू कहते हैं, उनका एक ही था कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो, आप अपने मालिक जैसा काम कर रहे हैं कि नहीं, ये आप खुद देखना चाहिए कि ये आप पर जिम्मेदारी डाल दिए ले, आप अपने अपने काम करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामों की जिम्मेदारी देते रहे, और वो कामों में मैं कामयाब होता रहा, और अल्लाह का फजल करम रहा कि आज तक के अभी भी कुछ काम अगर वो बोलते हैं तो मैं करता हूँ और अच्छा। करने की कोशिश करता हूँ। तो शेख साहब, मुझे याद आ रहा है कि एक अवार्ड आपको दिया गया था उस वक़्त में, तकरीबन 3 साल हो गए। लेकिन वो अवार्ड का ऐलान होने के बाद फिर वो कैंसल हो गया था, वो आपको मिल नहीं पाया, तो उसकी क्या वजह थी? क्या मसला वो था, बताइए? 2014, 2015 और 2016 ऐसे 3 साल के श्री छत्रपति शिवाजी छत्रपति अवार्ड डिक्लेयर हुआ था स्पोर्ट्स का, और 3 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एप्लीकेशन मंगाई थी। स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है, और जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है, और जिन्होंने कम से कम 20 साल काम किया होना चाहिए, ऐसी उनकी कंडीशन थी। और उस पर अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग मार्क थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ 3 साल की वो एडवर्टाइज आई, और तीनों साल के इसलिए मैंने क्रीड़ा संगठक करके एप्लीकेशन की, 2014-15 का, 2015-16 का, और 2016-17 का। 2018 को वो डिक्लेयर हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों साल के अवार्ड में मेरा नाम था। फिर मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पूछा कि आपको इसमें से तीनों में से कोई भी एक ही मिलेगा, तो आप कौन से साल का लेना चाहते हो? तो फिर मैंने यही कहा कि सीनियरिटी के बेस पे 2014-15 का आप मैं ले सकता हूँ, और उन्होंने वो गैजेट किया, डिक्लेयर किया। जैसे ही गैजेट हुआ 13 तारीख को, 13 फरवरी 2018 को, 14 फरवरी को यहाँ से हमारे कुछ भाई है हिंदुत्ववादी संगठन के, उन्होंने एक शिकायत की क्या फारूक शेख इनके रिलेशन यहाँ पे जो सीमी थी जलगांव में, उनके साथ इनके रिलेशन है, और वो बेस पर कोई भी वेरिफिकेशन ना करते हुए, जबकि पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट क्लियर कट वो उस अवार्ड के साथ लगा था। लेकिन चूँकि हम सब जानते हैं वो मैटर कोर्ट में ये है, हाई कोर्ट में, इसलिए उस पर ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन इतनी बात सही है कि इंशाल्लाह वो अवार्ड अपनों को फिर से मिलेगा, क्योंकि पहला एक हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि इनके खिलाफ़ जो कुछ लगाया गया इल्ज़ाम था कि इनके बंदी है संगठन के साथ संबंध है, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पुलिस ने हमारे को नहीं सबमिट की, इसलिए उन्होंने वो जो मेन अपने पे लगाया हुआ था उसको हाई कोर्ट ने 2020 में ही रिफ्यूज़ कर दिया है, और मेरा फाइनल चालू है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें भी जजमेंट आ जाएगा। जी, माशाल्लाह, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो अवार्ड आपको मिलाए। ऐसे ही आप दीन दुनिया हर लाइन से बड़ी खिदमत करते हैं, तो मस्जिद अक्सा के भी ट्रस्ट है आप, काफ़ी सालों से है। तो मस्जिद अक्सा में आपकी क्या खिदमत है? कब से आप ट्रस्ट है? किस तरीके से वहाँ पर काम करते हैं? 94 में जब मैं MSRTC कोल्हापुर डिवीज़न से रिज़ाइन करके जलगांव आया, और अक्सा नगर में अपना खुद का मकान लिया, उस वक्त तो अक्सा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने को जाने लगा। उस वक्त देखा कि कुछ मैनेजमेंट में कुछ कोताहियाँ चल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने मुझको वहाँ पे अपना जनरल सेक्रेटरी चुन कर दिया, और ये कहा कि आप यहाँ पे काम करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1994 से लेके आज 2023 तक वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की ट्रस्टी होना, ये तो हम जैसे कि कोई ये नहीं है, हमारी लायकी भी नहीं, मैं तो ये वर्ड में कहूँगा, ये ना हमारी हैसियत है। लेकिन अल्लाह ने अगर हमको चुन लिया है काम के लिए, तो हम वो काम करने की कोशिश कर रहे। देखिए अल्लाह उसको कबूल करता है या नहीं करता है। लेकिन मस्जिद अक्सा का काम करते से यही स्टार्टिंग से एक था कि जो भी इमाम रहेगा, जैसा भी इमाम रहेगा, माशाअल्लाह वो इमाम की तनख्वाह जलगांव शहर के जितने भी मसाजिद है उनके मसाजिद से ज़्यादा
अक्सा की रहेंगी, क्योंकि अक्सा मस्जिद को कोई भी इनकम सोर्सेस नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से तो आज तक, आज भी 2023 में भी हमारे इमाम साहब की तनख्वाह जलगांव ज़िले के नहीं, मैं तो कहूँगा महाराष्ट्र में जो भी उलमा आलिम होंगे उससे सबसे ज़्यादा तनख्वाह हम देने की कोशिश करते हैं। जबकि हम भी आज भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुई कि उनकी ये जो 25,000 पेमेंट है वो बहुत कुछ है। मैं तो चाहता हूँ कि उनको भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट दे, ताकि वो दीन की खिदमत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हो, कारी हो, इमाम हो, ये जो दीन की खिदमत करते हैं, इसलिए उनको उनका उतना मुआवज़ा देना चाहिए। इसलिए अक्सा मस्जिद की खिदमत आज तक चल रही। और बेशक आप सभी जानते हैं कि वहाँ कोई भी इनकम सोर्सेस नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक्सा नगर के पूरी एरिया के लोग एक आवाज़ पे हमको वहाँ मंथली मेंबर बन चुके हैं, और हमारे को वो टोटल मदद करते हैं। और अल्लाह के घर का काम होने की वजह से बहुत अच्छा चल रहा। और हर वक्त हमारा बैलेंसिंग रिपोर्ट रहता, लाख 2 लाख 3 लाख हम बैलेंस में रहते और हमारे काम चलते रहते। मतलब अभी जो पेमेंट है वो 25,000 रुपये है। अभी 25,000, आज की तारीख में उनको 25,000 अच्छा, तो ये तो मैं समझ रहा था कि 20-21 है, लेकिन 25,000 रुपये है। तो जलगांव शहर में देखो, शेख साहब जनरल सेक्रेटरी है और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। शहर की भी जिम्मेदारी है, सारे मुसलमानों के काम संभालते हैं, लेकिन उसके बाद भी मस्जिद का ये हाल है। तो ये तो होना चाहिए। और मैं समझ रहा था कि 15-20 हज़ार बहुत हो गई। शेख साहब अपने इमाम साहब को 25,000 रुपये दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में शायद ऐसा ना हो, तो हो सकता है ऐसा हो कि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पेमेंट मस्जिद अक्सा के इमाम साहब की हो। अल्लाह सबकी और पेमेंट एक कर बात दे। बताता चलूँ कि मुस्लिम ईदगाह कब्रस्तान ट्रस्ट का भी जब चार्ज लिया हूँ 2019 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इमामों को 300 रुपये और 400 और 300 रुपये दिए जा रहे थे मौज़न को। उसमें भी हमने बढ़ोतरी करके 500 रुपये कर दिए, ताकि उनको वो मिले। और ये बात कहने की नहीं है, आपने हाफिज़ साहब आपने बात कही है, इसलिए कह रहा हूँ कि 2 साल में जब कोविड चल रहा था, और कोविड के पीरियड में सभी हमारे रमज़ान बंद थे, शब मेराज शब कदर की बंद थी, इमामों को थोड़ा सा परेशानी आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हमारे जलगांव शहर के मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब ने हुक्म दिया कि फारूक भाई आप इमामों के लिए कुछ ना कुछ करो, आप पर्सनल लेवल पे करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोविड के 2 साल में भी पूरे मस्जिद के शहर के इमामों को एक 2,000 रुपये और मौज़न को 1,000 रुपये, ऐसे दोनों साल अपनी खास जेब से दिया। और इस साल भी मुफ्ती साहब का और आला ये हुआ कि इस साल भी दे दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी दिया। कम से कम हर साल 2-2 लाख से करीब वो इंडिविजुअल रकम देने की कोशिश की। इसका कोई एहसान नहीं है, ना ही बोलना चाहता था, लेकिन आज आपने बात निकाली, इसलिए इमाम और आलिमों की जितनी खिदमत करेंगे मुझे लगता है उतनी कम है, क्योंकि इमामों को उनके हिसाब से बहुत कम तनख्वाह दी जाती है, जिसमें उनके बहुत तकालीफ़ का सामना होना पड़ता है। इसके लिए ये कोशिश है, ये कोशिश सिर्फ इसलिए है कि ताकि दूसरे ट्रस्टियान, दूसरे इंसान देखे और उससे हौसला ले, और वो भी अपने इमामों को और अपने उलमाओं को तनख्वाह बढ़ाए या उनके लिए काम करे। ये इसका मकसद है, ये नहीं है कि मेरी वाह वाह हो या मेरा नाम लिया जाए। असल मकसद ये है बताने का कि हमारे दूसरे भाई भी सामने आए और वो भी इसके लिए कोशिश करें। ये तो मैं पूछने वाला था, बहुत बड़ा ये सवाल था जो आपने बता दिए कि शेख साहब पूरे जलगांव शहर के इमाम को हर साल रमज़ान में 2,000 रुपये, 1,000 रुपये मौज़िन को देते। ये बहुत बड़ी खिदमत है, वाकई में ये बहुत बड़ी खिदमत है। यानी इसके लिए और अगर लोग आगे आए ना, तो इमाम साहब का बहुत अच्छा ताउन हो सकता है। तो माशाल्लाह, ये पेमेंट के ताल्लुक से आपने बता दी। ईदगाह के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, जब से आप जनरल सेक्रेटरी बने हैं तो ईदगाह बहुत बेहतरीन अंदाज में नज़र आ रही है। वहाँ की जो है ज़मीन है, वहाँ के दरख्त है, वहाँ का गेट है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छा रंग रोगन जो ईदगाह को मिला है, बहुत अच्छी खूबसूरत नज़र आ रही है। इस पर लोगों का सपोर्ट आपको कैसे मिला, कैसे काम आपने किया? अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार ऐसा हुआ कि जलगांव ईदगाह मुस्लिम कब्रस्तान ट्रस्ट 2018-19 में इसके इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के बाद इसके अलहाज अब्दुल गफ़ार मलिक साहब सदर बने, और उन्होंने पूरी बॉडी ने एज ए जनरल सेक्रेटरी करके जिम्मेदारी मुझ पे डाली। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम 15 लोग चुन के आए थे, उन 15 लोगों ने एक साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको विश्वास में लेते हुए काम की शुरुआत की। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि 2 साल तक अलहाज अब्दुल गफ़ार मलिक हमारे साथ रहे। आज जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज उनको पूरे 2 साल हो चुके हैं हमारे बीच में जाने से। एक बात अच्छी थी पूरी के पूरी ट्रस्ट की कि हम जो भी नया प्रपोज़ल लाते थे, और नए प्रपोज़ल पे डिस्कस होता था, डिस्कस होने के बाद उसका एस्टीमेट तैयार होता था, एस्टीमेट होने के बाद उसको हाउ टू कलेक्ट द फाइनेंस कैसे कलेक्ट, उस पर डिस्कस होता था, और इंशाल्लाह काम करते थे। मैं आज अल्लाह कहना चाहूँगा कि अलहाज अब्दुल गफ़ार मलिक साहब का बहुत बड़ा मेंटली
फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और जो मेन रहता है अपनों को कि तो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारा उनका था। और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा अगर फुल सपोर्ट, फुल हर वक्त मुझे सपोर्ट देने वाला है तो हम मेरा जॉइंट सेक्रेटरी अनिश शाह है, और बाकी ट्रस्टियान भी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर अगर फील्ड में काम करने को है सामने तो वो है अनिश शाह। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो काम शुरू करे वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल बड़ा हॉल बना लिए, मसाजिद को बड़ा कर लिए, ईदगाह को वसी कर लिए, पूरे कब्रस्तान में झाड़ लगा दिए, पूरे ईदगाह में पेड़ लगा दिए, कलरिंग करे, ब्यूटिफिकेशन करे, आगे गार्डन बना। ये सब पैसा जलगांव शहर के लोगों ने ही हमको दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाई पाई का हिसाब हमने लिख के रखा है। जब हमने चार्ज लिए थे उस वक्त हमारे पर 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ही साल में वो जो हमारे पे बैलेंस था उसको हमने फेड़ा। आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जब हमने चार्ज लिया उस वक्त ये मुस्लिम ईदगाह कब्रस्तान का जो सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है, आज 138 दुकानें हैं, उस 138 दुकानों का किराया 20 साल में बढ़ाया नहीं गया था। मैंने उसको डबल किया। डबल किराया करने से ये हुआ कि हमारी इनकम सोर्सेज बढ़ गई। इनकम सोर्सेज बढ़ने से हमारे को काम करने को जगह मिली, और काम करने के लिए फाइनेंस भी मिला। इसी तरह उनका एग्रीमेंट नहीं था, उनका एग्रीमेंट किया, उनको एग्रीमेंट करके उनको 35-35 महीने का ये दुकानदारों से एग्रीमेंट करा। ये सब कुछ काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ट्रस्ट ने पूरे सपोर्ट के साथ किया। और आज भी अलहाज अब्दुल गफ़ार मलिक साहब नहीं भी रहे तो उनके जो भाई है अब्दुल वहाब मलिक साहब, ये जो सदर है, ये भी फुल सपोर्ट हमको यहाँ करते हैं। उनके ही गाइडेंस में आज हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले 2-3 महीने में जितना काम करते आएंगे उतना करेंगे। वरना हम सितंबर को इलेक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया है। आने वाले इलेक्शन 2003 में इलेक्शन लेके फिर से नई कौम को, नए जज्बात में दूसरों को सितंबर में इंशाल्लाह सितंबर 2023 को हमने इलेक्शन डिक्लेयर किया। तो शेख साहब, ईदगाह का तो काम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसके बाद भी आप पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी ईदगाह के मसले को लेकर कि नगर पालिका का जो पैसा है वो गलत जगह पर इस्तेमाल हो जाए, मिस यूज़ उसका हुआ। उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये भी आपने सवाल अच्छा किया, लेकिन अभी चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है, अच्छा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये बता दूं कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी या ट्रस्ट की कोई भी पर्सनल गलती नहीं है। हमने जो कुछ किया, कॉरपोरेशन के पास कोविड के पीरियड में ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर कलेक्टर साहब ने निकाल दिया था कि कोई भी कोविड पेशेंट जो डेथ होता है वो कब्रस्तान में या वैंकुट धाम में जो गैर मुस्लिम की थी वहाँ सिर्फ 4 लोगों के साथ जाएगा, 5वां आदमी उनके साथ जाएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मौत में 20 लोग हाजिर रहेंगे, लेकिन उस वक्त कोई किसी का साथ नहीं देता था। इसलिए गवर्नमेंट ने ये निकाली थी कि अगर ईदगाह कब्रस्तान वैंकुट धाम में उसको जलाने के लिए लकड़ी दे जा रहे, उसको पूरा पूजा पाठ के लिए पैसे दे जा रहे। ये जब हमारे महकमे के साहब ऑफिसर हमारे ईदगाह में आए और उन्होंने हमारा रिकॉर्ड रमज़ान ईद के दिन देखा, तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि आपने इतने डेथ आपके कोविड के हुए, आपने अपना रिपोर्ट हमको बताया, लेकिन आपने जो गवर्नमेंट ने ये चीज़ों के लिए पैसा दी, आप उस पैसे का क्यों नहीं लिया? हमने बोले साहब हमने तो बहुत कुछ खर्चा किया, हमने जो पहनने पे कपड़े से लेके तो कफन से लेके हर चीज़ में किया है, क्योंकि हमारे को लोगों ने डोनेशन दिया था। लोग सामने आके पैसा देते थे, कफन ला के देते थे, खोदने वाले को पैसे देते थे। अल्लाह ने उस वक्त इतना नवाज दिया था लोगों को कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और उन्होंने किया भी हो। और वो करने के बाद कुछ लोगों ने अपने मौतों हुए लोगों के लकड़ों के, बरगों के, खुदाई के पैसे भी दिए, उसमें कोई शक नहीं। इसलिए हमने एक रेजोल्यूशन किया कि ये जो हमने पैसा क्लेम किया ना कॉरपोरेशन को हमने तो 750 लोगों का क्लेम किया, लेकिन कॉरपोरेशन ने हमको सिर्फ 111 लोगों का पूरे 2 साल के बाद पूरी छानबीन करके, पूरा वेरिफिकेशन करके, पूरे डॉक्यूमेंटेशन देख के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हिसाब से कॉरपोरेशन ने बाकायदा महासभा में जाके ठहराव किया, और मुस्लिम ईदगाह कब्रस्तान ट्रस्ट को 111 कोविड के मरे हुए लोगों का जो दफन विधि किया गया उसके एवज में जो खर्च हुआ है, वो खर्च के एवज में ट्रस्ट को 1,94,250 रुपये ट्रस्ट के अकाउंट में डाला गया, जिसमें फारूक शेख के अकाउंट में नहीं या फारूक शेख के पर्सनल इसमें नहीं गए, क्योंकि सब कॉरस्पॉन्डेंस, सब रेजोल्यूशन ये सब ट्रस्ट के थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वही बेस पर
वो चल रहा है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। अब देखें इंशाल्लाह, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में तो अभी तक जो भी आ रहा है सामने वो यही दिख रहा है। कोर्ट ने जो भी हमको 2-3 केस इसमें इंटरनल दिया, हमारा बैंक अकाउंट सील हुआ था, उसको ओपन करते टाइम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट डायरेक्टर दी। जब मेरे को मैं नॉन अपने अटक पूर्व के लिए गया, जब कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करके दी। ठीक है, इस पर ज़्यादा अभी बोल नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें किसी तरह का फ्रॉड नहीं है, उसमें किसी तरह का फारूक शेख ने पैसे लिया नहीं है, उसमें किसी तरह का ट्रस्ट का कोई गलत काम नहीं है, ना ही किसी ट्रस्ट। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि जैसे बरगे के पैसे अगर हम आज कॉरपोरेशन से क्लेम करके लिए हैं, तो हमने जब चार्ज लिया तो पिछली ट्रस्ट ने 5 लाख रुपए बकाया था बरगे का। कि अब बरगे जब कॉरपोरेशन देती थी, और अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब और अलहाज अब्दुल गफ़ार मलिक साहब कॉरपोरेशन में बहुत बड़े डिप्टी मेयर और स्थायी समिति सभापति थे, उन लोगों ने अपनी रुखसात वापर के बरगे के पेमेंट कॉरपोरेशन देता था। लेकिन जब हमने चार्ज लिया तो 4 से 5 लाख रुपए बकाया था कॉरपोरेशन की तरफ, जो कि आज तक नहीं मिला। हमने जैसी चार्ज लिया हम जाके आए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपका कोई बकाया नहीं, कोई बिल नहीं है हमारे पास। वो 4 से 5 लाख रुपए जो उस वक्त का बकाया था, इसके लिए कॉरपोरेशन को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का किराया भरा नहीं गया था, प्रॉपर्टी टैक्स भरा नहीं गया था, वो पूरा टैक्स में हमने इदारे से भरे, ट्रस्ट से भरे, वो 4 से 5 लाख रुपए। तो इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता, हमारी नीयतों में कोई इसी तरह की खोट नहीं है। लेकिन खैर, अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होना है। अगर उसमें हम अगर दोषी ठहरते हैं तो हमको सज़ा ज़रूर मिलेगी उसमें, वरना जिन्होंने झूठी केस करी, अल्लाह उनको भी नेक हिदायत दे, इतना ही मैं कहूँ। तो ये जो मामला हुआ था उसके बाद से क्या हुआ कि जो मस्जिद के जो इमाम साहब थे उनकी पेमेंट बंद हो गई और अभी तक बंद है, तो अब वो शुरू होगी कि नहीं होंगी फिर? अकाउंट बंद हो जाने से कैश भी नहीं आ रही थी, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का किराया एकदम बढ़ गया था। कॉरपोरेशन ने 20 साल के बाद वैल्यूएशन बढ़ा दिया था, इसलिए जो किराया हमारे को 2.5 लाख रुपए भरना पड़ता था साल का, पूरा क्या पूरा वो बढ़ के 5 लाख आ गया। अब वो 5 लाख भी भरना है, उसके बाद इमामों को तनख्वाह देना है। ये पूरा क्या पूरा प्रॉब्लम ये अक्टूबर से चालू होगा था हमारा, अक्टूबर 2022 से, तो अभी तक चल रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉरपोरेशन के 8 लाख रुपए इमीडिएट भर दिए थे 31 मार्च को, जिसमें हमने 4 से 5 लाख रुपए कर्जे हंसना लिए थे। आज ही वो कर्जा हंसना पूरा क्या पूरा, आज ही 25 तारीख को मैं पूरा क्या पूरा चेक पे साइन करके आया हूँ, और वो फिर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी इमामों का जो है वो बकाया मुझे बैक वेजेस के साथ इंशाल्लाह देने की पूरी कोशिश करेगी। मतलब जहाँ से बंद हुआ है वहाँ से स्टार्ट से देंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ट्रस्ट का आपको फैसला हो जाएगा उसमें, ट्रस्ट के सामने वो सब्जेक्ट आएगा, और मीटिंग में वो रेजुलेशन ज़रूर पास होगा इंशाल्लाह। तो सर शेख साहब एक सवाल ये है कि जलगांव के जो मुसलमान हैं, जब भी कुछ मामला होता है आपको सपोर्ट मिलता है, और थोड़े थोड़े नाइत्तेफाकी इंतशार के वाक़यात जो आते हैं, तो उसके लिए भाई जलगांव के मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए मुसलमानों ने? बेशक कहने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश है। कुछ बातों में, कुछ चीज़ों में मेरे भी कुछ हमारे जलगांव के बड़े लोगों के साथ इतने डिस्प्यूट इख्तलाफात चल रहे हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कोशिश को कामयाब करे, क्योंकि हमारे इख्तलाफात का फ़ायदा हमारे दूसरे गैर भाई लेने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं तो आपके सामने और इस इंटरव्यू के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे भी नेक हिदायत दे कि मैं ऐसे इख्तलाफात में ना जाते हुए एक अच्छे काम करने की पूरी कोशिश करूँ। जो भी काम मुझसे होते हैं वो काम करूँ अभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इख्तलाफात होने की वजह से मैं कौम की चीज़ में उनको इन्वॉल्व करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उनके कुछ भी पर्सनल ग्रीवेंसेस रहो, लेकिन जब भी कौम का और इदारों का और इसका काम आता है, हम सब एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म से काम करते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कहूँगा कि आज के वक्त में हम बहुत ज़्यादा खसारे में चल रहे हैं। आज हम पर बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे कौम के साथ हो रहा है। आज हमको मुस्तैद होना ज़रूरी है, यूनाइट होना ज़रूरी है। और हम छोटी छोटी बातों की तरफ देख रहे हैं कि अगर ये बातों पे हम ख्याल नहीं देंगे तो कल को जलगांव का भी
बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पे हमारे कौम और हमारी मिल्लत का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने यूनाइट होके, हमने ये नहीं देखना चाहिए कि ये काम कौन कर रहा है, हमने जो काम अच्छा कर रहा है, जो नेक काम कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। मैं तो अब ये राय दूँगा हाफ़िज़ साहब कि आज काम करने वालों की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जलगाँव शहर में अगर हम बोट उठा के देख लें तो 8-10 लोग काम करने के लिए तैयार है, बाकी सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे रहते हैं। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आओ, फील्ड में आओ, ग्रास रूट पे आओ और काम करो। बहुत फील्ड बाकी है काम का। अगर फारूक शेख कुछ काम कर रहा है तो हमारे दूसरे भाइयों ने आके दूसरा ये संभालना चाहिए। आज लीगल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, आज मॉब साइकोलॉजी को तो समझने की ज़रूरत है। आज जो छोटी-छोटी बातों पे दो समाज में तेढ़ निर्माण करने वाले लोग कैसी कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है। आज हमको हमारे प्रशासन के साथ हमारे पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलकर, बैठकर उनके साथ हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए उसकी ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह से स्कॉलरशिप हो, 10th की स्कॉलरशिप हो, हमारी यूपीएससी, एमपीएससी एग्ज़ामिनेशन की हो, हमारा फ़ंड हो, हमारा माइनॉरिटी एजुकेशन का फ़ंड हो, हमारे हब हो, वहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसे वक़्त में अगर हम सब मिल-जुल के हर एक इश्यू में हाथ डालेंगे, हिजाब का मुद्दा हो, दाढ़ी का मुद्दा हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है, हर जगह रोज़ सुबह से लेके शाम तक दिन में कम से कम 1 से 2 मैटर ऐसे आते हैं हाफ़िज़ साहब कि सब छोड़कर वहाँ जाना पड़ता है, बहुत ख़्याल देना पड़ता है और हर चीज़ का मैटर पब्लिसिटी नहीं करना पड़ता है। कुछ चीज़ों को हम इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को अफ़सोस ये मिले कि हाँ, हमारे कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, इसके लिए फिर वो भी थोड़े से ये हो जाते हैं और वो भी सपोर्ट करने के लिए आते हैं। इसलिए काम करने की ज़रूरत है, काम करने वालों की ज़रूरत है। सभी से मैं आज आपके माध्यम से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग और रिटायर लोग जो है हमारे, जो ख़ास करके टीचर्स हज़रात हैं, वो सामने आए और वो हमारी कौम और मिल्लत के लिए खिदमत अंजाम दें। तो माशाल्लाह फ़ारूक शेख साहब से हमने वो कुछ सवालात किए और ये यूट्यूब के ऊपर हमने एक इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया कि जलगांव में जितने मुअज़्ज़िज़ीन हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो किसी न किसी दर्जे में शहर के लिए, मुसलमानों के लिए और जलगांव के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास जाकर एक मुख्तसर इंटरव्यू बनाया जाए। तो सबसे पहले जो हमने मुंतखब किए जनाब फ़ारूक शेख साहब को, इसलिए भी कि एक इनकलाबी शख्सियत तो हो सके कि इनके इंटरव्यू से एक इनकलाब पैदा हो जाए। और देखिए आपने कि शेख साहब ने किस तरीके से सारी चीज़ें बताई है। माशाल्लाह बड़े मुखलिस है, बहुत अच्छे अंदाज़ में काम करते हैं, मुसलमानों के मसाइल को उठाते हैं, शहर के मसाइल को उठाते हैं और किस तरीके से किसको कैसे जो है तो कहाँ पर किसका क्या काम होगा। वो एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया शेख साहब के, कानूनी जो काम है ना उससे मुसलमान अपने बहुत डरते हैं, वो कर ही नहीं पाते, या तो उनको समझते नहीं या फिर कर नहीं पाते। तो ख़ास तौर पे देहात में, हालांकि शहर में भी यही हाल है कि जब भी कुछ मसला होगा सीधा शेख साहब के पास में आएंगे। हालांकि हर कोई कर सकता है, करना चाहे तो भाई जहाँ ज़रूरत पड़े आप शेख साहब को बुलाओ, लेकिन फिर भी मुसलमान इसको करते नहीं जल्दी। सबसे बड़े अफ़सोस की बात क्या है हाफ़िज़ साहब की लीगल अवेयरनेस तो नहीं है, लेकिन जो दूसरी बड़ी मजबूरी की बात है कि हमारी रीजनल लैंग्वेज जो है महाराष्ट्र की वो है मराठी। उस पे भी उनका प्रभुत्व नहीं है, यानी वो अच्छी तरह से बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कॉरेस्पॉन्डेंस कर नहीं सकते, पत्र व्यवहार जो मेन रहता है वो नहीं कर सकते। इसलिए वो हमारा भाई जब कोई ऑफिस में या कोई पुलिस स्टेशन में जाता है तो डर जाता है। उसको ऐसा लगता है ये मराठी बोल रहे, इंग्लिश बोल रहे, मुझे तो आती नहीं, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने मौलिक अधिकार मंच बोलो, कुल जमाती बोलो, वहीदत इस्लामी बोलो, ऐसे अलग अलग जो एनजीओज़ काम कर रहे हैं उनके माध्यम से अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि ये जून महीने से हमने लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम हर एरिया में चालू करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। हर एरिया में जाएंगे, लीगल अवेयरनेस बताएंगे कि भाई हमको काम करते वक्त जो दुश्वारियाँ आती है उसको दूर करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। सादा एप्लीकेशन हो तो कैसा दो, एक्सीडेंट हो तो कैसा हो, चोरी हो तो क्या करो, हाईवे के प्रॉब्लम है तो क्या करो। अगर दो समाज में तेढ़ निर्माण करने की कोई कोशिश कर रहा है तो उस वक्त आप कैसा पुलिस को कैसा अप्रोच हो, एसपी साहब से कैसा अप्रोच हो, कलेक्टर से कैसा अप्रोच हो। ये चीज़ें ज़रूरी है उनको, क्योंकि हम जब तक के ऑन पेपर कोई चीज़ रखेंगे नहीं हमको उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा। हमारे कुछ भाइयों को ये थोड़ा सा पसंदीदा नहीं आता कि यार छोटी छोटी बातों के लिए निवेदन क्यों दे जाते। अरे मेरे भाई, जब हम इस्लाम को मानने वाले हैं कि कुछ भी करो तो लिखा पढ़ी करो और उसको लिख कर रखो। अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वो प्रशासन मैनेजमेंट के पास जाता है, उस पर ज़रूर कार्रवाई होती। अगर आप फुर्सत में आए और कभी वक्त पड़ा तो वो जो भी हम निवेदन देते उसका फॉलोअप करते। फॉलोअप के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे सामने रहता है और उसका पेपर पे रहता है।
कि आपका ये निवेदन इतनी तारीख का निवेदन का ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, उस पर एक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि हर निवेदन को लेके फेंका जाता है। अब वो फॉलोअप करे तो उसका रिजल्ट भी हमको मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़रूरी है हमारी कौम के लड़कों में कि वो अपना ऑन पेपर और लीगल अवेयरनेस उनमें आना चाहिए। तो माशाल्लाह शेख साहब ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताई है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और जो काम ये कर रहे हैं अल्लाह वो हम सबको भी करने की तौफीक नसीब फरमाए, हिम्मत और हौसला और क़ुव्वत नसीब फरमाए। शेख साहब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, सेहत, ताकत और क़ुव्वत नसीब फरमाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी अल्लाह उनको तरक्की नसीब फरमाए, हर शर से फितने से अल्लाह उनकी उनके घर के लोगों की सबकी हिफाजत फरमाए। ऐसे जलगांव शहर के जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं उनसे इसी तरीके से इंटरव्यू इंशाल्लाह लिया जाएगा, हफ्ते में बोलो 15 दिन में बोलो, और उसको इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह अपलोड किया जाएगा। आपका एक सवाल का थोड़ा-सा आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन मैं बता दूँ कि मेरा पूरा लाइफ ज़्यादा से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में गया। आप देख रहे हैं कि सब बड़े-बड़े अवार्ड्स मुझे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मिले हैं। और मेरी अपनी खुद एक ख्वाहिश है कि अगर मैं जलगाँव में ही, आज मैं 17 से 18 स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। महाराष्ट्र की बहुत 2-3 बड़ी-बड़ी इस पर मैं ट्रेज़रर हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, बहुत सारे है स्पोर्ट्स जिस पे मैं काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान लड़के, हमारे जो अपकमिंग बच्चे, वो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में आए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले। क्योंकि अगर चुस्त फुर्त रहेंगे तो वो पढ़ाई में भी आगे रहेंगे और अपनी फिजिकल फिटनेस में भी रहेंगे। इसलिए मैं ये आपके माध्यम से अपील करूँगा कि हमारे लड़के हो, लड़कियाँ हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस के लिए और अपने करियर के लिए वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी आए, ताकि वो अपने आप को और अपने हेल्थ इज़ वेल्थ जिसको कहा जाता है कि वो संभाले अपना, तो वो अच्छा रहेगा। ये एक मैं और आपके माध्यम से शेख साहब की ये भी नसीहत है कि फ़िटनेस के लिए खेल के मैदान के अंदर हम लोग आ गए हैं, उसके अंदर भी तरक्की करें, ताकत भी रहेंगी, क़ुव्वत भी रहेंगी, और उससे एनर्जी पैदा होगी बॉडी के अंदर, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी भी चीज़ है। तो माशाल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए अल्लाह तबारक व तआला शेख साहब को। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।